हर बीजेपी वाला चिल्ला चिल्ला के कहता है कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा। हक बोलेंगे तो बैन कर दिए जाएंगे, हक बोलेंगे तो बंद कर दिए जाएंगे, हक बोलेंगे तो सज़ा पाएंगे। तो हक बोलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। दलित और मुसलमानों की ज़िंदगी तो हमेशा से तंग ही रखी गई है, कोई आज की तारीख नहीं है। वो बोलेंगे और हम सुनेंगे, वो हमें मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, बोलेंगे। वो दिल्ली पे जंतर मंतर पे खड़े होकर दिल्ली में कत्लेआम करवाएंगे, वो गुंडागर्दी की बातें करेंगे और हमें कान दबा के सुनना पड़ेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जो माहौल में हम जी रहे हैं, लोग थक भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि जब हक बोलेंगे तो बंद हो जाएंगे, हक बोलेंगे तो बैन कर दिए जाएंगे, हक बोलेंगे तो बंद कर दिए जाएंगे, हक बोलेंगे तो सज़ा पाएंगे। तो हक बोलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। और हमेशा मैं ये गुजारिश करती हूँ कि अगर यहाँ पे आया हुआ हर आदमी अगर इस स्पिरिट से और इस उम्मीद से या इस हौसले से आता है कि मैं एक अच्छी चीज़ लेके जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी चीज़ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो वो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप बाहर निकल के कम से कम 15-20 लोगों को तो उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि हम ये बातें सुन के आए थे और हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। मुश्किल ये हुई कि हमें अभी तक ये अंदाज़ा उन लोगों को नहीं हुआ है जो लोग जिन्हें भक्त कहते हैं या जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, कि जिन्होंने नुकसान उठा लिए हैं और आगे वो कितना नुकसान उठाएंगे। मैंने बार बार जब एनआरसी का मामला हुआ था तो बार बार ये बात कही थी कि शाहीन बाग बन गए, मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, मुसलमान परेशान थे या कुछ पढ़े लिखे लोग परेशान थे जो इस चीज़ की अहमियत को जानते थे कि एनआरसी क्या चीज़ है, एनआरसी का मकसद क्या है। आसाम में वो देख चुके थे कि एनआरसी में खाली मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ था, ढेर सालों ऐसे गैर मुस्लिम्स का और भी जातियों का नुकसान हुआ था। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा था, जो बताया गया था कि ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, और वो चीज़ सबके ये समझ में आ रही थी कि हम तो सेफ़ हैं। जैसे कभी देखा होगा कि एक बड़ी कहावत है कि शुतुरमुर्ग जब आंधी आती है तो रेत में सर घुसा लेता है और सोचता है कि मैं महफूज हो गया। तो ऐसे और लोग ये समझ रहे थे कि वो महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गाज हर उस चीज़ पे गिर रही थी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया का हो, चाहे वो रास्ते में चलता हुआ आदमी हो, वो कोई भी आदमी के ऊपर वो गाज थी जो गिरने वाली थी। जो बुरा न माने अगर कोई इस बात पे, तो मुसलमानों ने अपने ज़्यादातर लिया, सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों ने अपने गले में लिया और अपने सर पे कफन बांधा, और कहानी भी उन्हीं के सर रही। आखिर हुआ ये कि वही लोग अरेस्ट हुए, वही लोगों पे इल्ज़ामात लगे और उन्हीं के साथ सारी परेशानियां हुई। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये कि एक और बात मैं अपनी कहना चाहती थी लोकतंत्र के विषय में, कि शायद मेरे ख्याल से तेज सिंह जी, वो हमारे भाई जो हैं, उनको अब एहसास हुआ या और 10 साल पहले एहसास हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूं तो 47 के बहुत बाद से दलित और मुसलमानों की ज़िंदगी तो हमेशा से तंग ही रखी गई है, कोई आज की तारीख नहीं है। कुछ थोड़ा सा डेटाज मेरे पास थे तो मैंने कहा शेयर कर लूँ उससे, क्योंकि मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ और सचेत भी करना चाहती हूँ कि हमने जो सहा है और जो लोकतंत्र की बात करते हैं, 47 की तो आप बात छोड़ दीजिए कि जो हमने सहा या जिस तरह आए या जो बर्दाश्त किया गया, तो इस जगह पे हिंदुस्तान में 15% के अलावा, चाहे आप माहौल अगर बिगड़ता है तो सिख भी बर्दाश्त करता है और सबसे ज़्यादा दलित बर्दाश्त करता है। और अगर मैं माफ़ी मांग के ये बात कहती हूँ कि अगर दलितों की खाली बात कर दी जाए तो मैं इस बात पे सहमत नहीं होंगी। आज की तारीख़ में क्या 47 के बाद से मुसलमान भी उसी तरह बर्दाश्त कर रहा है और सहराए खामोशी से। आज हमसे बार बार कई बार अभी उन्होंने कहा,
जैसा मेरे भाई ने कि टीवी पे डिबेट होती है, हर बीजेपी वाला चिल्ला चिल्ला के कहता है कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा। मैं एक छोटा सा डेटा आपको बताना चाहती हूँ कि कश्मीरियों के जुल्म की आप हमसे बात कर रहे हो। कितने कश्मीरियों को मार दिया, कितने कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। आज मैं आपके सामने छोटा सा एक बात रखना चाहती हूँ। 1947 के बाद फ़ौरन 1948 में महात्मा गांधी को मारा गया, कोई मुसलमान नहीं बोला। 1967 में रांची के दंगों में 200 दुकानें जलाई गईं और 200 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए। 1959 में गुजरात में 660 मुसलमान, तो ये डेटा गवर्नमेंट का है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि 800 से 4800 से ज़्यादा तो तिजारत में नुकसान हुआ है और 3000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए हैं। और आज आपको पता होगा कि जो BBC ने न्यूज़ बनाई है उसमें कितनी बुरी तरह सांप लौट रहे हैं और हर आदमी ये एहतजाज कर रहा है कि इसको बैन कर देना चाहिए। 1980 में मुरादाबाद में 400 से लेके 1000 लोगों के, 400 लोगों का तो डेटा है आपका गवर्नमेंट का, और 1000 लोगों से ज़्यादा मारे गए। ये 47 से लेके मैं आपको आज तक की कहानी 1980 में मुरादाबाद में हज़ारों लोग मारे गए। नेल्ली आसाम में कोई इंतहा नहीं मुसलमानों के मरने की। 1984 सिखों पे दंगे हुए, उन पे भी जुल्म हुआ है। 1987 मेरठ, 1989 भागलपुर, 1990 हैदराबाद, अलीगढ़, गोंडा, 1992 पूरे हिंदुस्तान में 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और उससे ज़्यादा उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया गया, उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया। जिन जिन जगहों पे उनके थोड़े बहुत बिजनेस बड़े थे, चाहे मुरादाबाद हो चाहे कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ दंगे करा के बाकायदा उन लोगों को बर्बाद किया गया। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है और अभी तक बड़े अच्छे तरीके से अब मॉब लिंचिंग भी हो रही है। वैसे भी आपको पता है अच्छी तरह, जैसा अभी रियासी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा काम तो जुडिशरी का हो गया है कि बात परवां ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, वो बोलेंगे और हम सुनेंगे। वो हमें मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, बोलेंगे। वो दिल्ली पे जंतर मंतर पे खड़े होकर दिल्ली में कत्लेआम करवाएंगे, वो गुंडागर्दी की बातें करेंगे और हमें कान दबा के सुनना पड़ेगा। हमें एहतजाज करने की भी हिम्मत नहीं होना चाहिए, हमारी ये औकात हो गई है। तो सोचने की तो बहुत बड़ी बात है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी और ये कहेंगी कि आप क्या करके गए थे हमारे लिए, आप हमें विरासत में क्या छोड़ के गए थे। जेल, फ़कीरी, नशा और ये सारी बातें आपके साथ चल रही हैं। एक बात, आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने की, क्योंकि मैं बहुत बड़ी तकरीर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मुकर्रर भी नहीं हूँ। यूँ मान लीजिए कि एक दिल में आग है जिसकी वजह से बोलने खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा बड़ा 68 साल की उम्र है, एक अच्छा टाइम भी देखा है, लेकिन इतना बुरा टाइम जो आज का टाइम है वो मैंने कभी नहीं देखा था। ख्वातीन मेरे सामने बैठी हैं, हमारा माशरा है और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारी एक ये जिम्मेदारी है कि अगर कल को 33% आ जाता है तो हम कहाँ से उन ख्वातीन को लाएंगे। हमें पढ़ाना भी पड़ेगा, हमें लिखाना भी उन्हें पड़ेगा, उन्हें बाशऊर भी करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा वो दुनिया की हवा भी देनी पड़ेगी जिससे वो आगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये गाज से सिर्फ मर्दों पे गिरी है, तो आपने गुजरात के दंगों में औरतों का हशर देख लिया और आज की जो कानून है और अदालतें हैं उसका भी हशर देख लिया आपने कि किस तरह उन रेपिस्ट को आज़ाद किया जाता है और उनको उनकी सज़ाएं भी नहीं मिलती हैं। तो जो माहौल है, जो हालात हैं, तो वही हाल है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस एक शऊर की बात है, एक होश व हवास की बात है, एक यकजहती की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुसलमान और दलित भाइयों की है कि वो यकजहती से के मतलब को भी शायद नहीं जानते हैं। वो ये जानते ही नहीं हैं कि एक क्या होता है, एक होना क्या होता है। बुरा ना मानिएगा, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रही, ये जाट एक हो सकता है। हमारे यहाँ मीणा कौम है, वो अगर कुछ चंद लोग इकट्ठे होकर अगर
वो आपकी रेल की पटरियाँ तोड़ देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो मजबूत हैं। और आप उफ तो करके देख लीजिए, आप कुछ बोल के तो देख लीजिए, बगैर बोले तो जेल में बंद हैं, अगर बोल देंगे तो क्या हशर होगा सोचिए। लेकिन उसके लिए मुत्तहिद होना, यकजहत होना और एक विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है। हम फ़कीर हैं लोग, हम जो शहर वाले हैं वो फ़कीर हैं। फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी नहीं निकले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।